हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण कालीन का सेकेंड वीडियो, यानी चाल्कोलिथिक एज का सेकेंड वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाल्कोलिथिक एज की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, उसकी पूरी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में क्या असमानताएं थी, मतलब यहाँ से डिफरेंसेस शुरू हो गए थे। तो कैसी असमानताएं थी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक और गणेश्वर संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर चला जाता है और ये एक प्राक हड़प्पा संस्कृति के रूप में सामने आता है। ठीक है, ये जो गणेश्वर संस्कृति था, तो इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे इनके और कई तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, ये जो कल्चर था उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस कालखंड की असमानताओं के बारे में। दोस्तों, ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी ना, वहाँ पे सामाजिक असमानताएं शुरू हो चुकी थी। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की जो बस्तियों के ढांचे थे वो अब अलग अलग तरह के यहाँ पे देखने को मिले हैं। जैसे 20 हेक्टेयर से अधिक कहीं कहीं पे मिला है, कोई जो बस्ती थी वो 5 हेक्टेयर से भी कम थी। ठीक है, इस तरह की बस्तियों के साक्ष्य मिले। और इसके साथ क्या था ना कि यहाँ के जो लोग थे उनमें से आयताकार घर जो था वो सरदारों का होता था, और सामान्य लोग गोल झोपड़ियों में रहते थे। तो इस तरह के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। और इनाम गांव जैसी यहाँ पे बस्ती थी, वहाँ पे जो सरदार था वो केंद्र में रहते थे, और जो सामान्य लोग थे वो नगर नहीं, यहाँ की जो बस्तियाँ थी उसके पश्चिमी छोर में रहते थे। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो हमें बताते हैं कि इस संस्कृति में असमानताएं आ चुकी थी, असमानताएं व्याप्त हो चुकी थी। ठीक है, अगर हम इसके शव संस्कार की विधि को देखें दोस्तों, तो कुछ यहाँ पे जो शव संस्कार विधि जो मतलब प्रयोग में आने लगी थी, जो प्रचलन में थी, उसमें क्या होने लगा था ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि कुछ जो बच्चे थे, जब उनकी मृत्यु होती थी ना, तो उनको तांबे के मनकों का हार पहनाया जाता था और उसके साथ मतलब दफनाया जाता था। मतलब उनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ तांबे के बहुत सारे वस्तुएं, बहुत सारे कीमती वस्तुएं, और साथ में बहुत सारे मन के हार, ये सब भी उसके साथ साथ डाल दिया जाता था। परलोक का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था। ठीक है ना। और कुछ जो सामान्य बच्चे होते थे उनको ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। सामान्य बर्तन उसके कब्रों में हम लोग को मिलते हैं, कुछ भी मतलब कीमती चीज़ें नहीं मिलती। तो इससे भी पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पे अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। जो लोग अमीर थे वे लोग जब उनके बच्चे की मृत्यु होती थी, डेथ होती थी, या फिर उनके घर का कोई भी जब मर जाता था, तो वो जब उनको दफनाते थे ना, तो उनके साथ कीमती वस्तुएं उनके कब्र में डाल देते थे। ठीक है, परलोक का कॉन्सेप्ट आ गया था, मतलब ये लोग परलोक के कॉन्सेप्ट को विश्वास करने लगे थे। तो इनका मानना था कि ये सारी चीज़ें जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं वो मृत्यु के बाद भी इसके उस जीवन में काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे कैथा में एक घर मिला है। कैथा में जो घर मिला है, हम लोग उससे भी ये मतलब इन तथ्यों से हमें ये पता चल सकता है कि कैथा में जो मिला है घर, उसमें क्या था ना कि इसमें अद्वितीय तरह की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है, और एक पात्र, एक नहीं 2-3 पात्र ऐसे मिले हैं जिसमें बहुत सारे हारों को डाला गया है। ठीक है, और बहुत सारे हार का, बहुत सारे कीमती वस्तुओं का वहाँ पे संग्रह है। तो ऐसा पता चलता है कि वो जो घर था ना, वो किसी धनी व्यक्ति का घर होगा। ठीक है, सामाजिक असमानताएं यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक है, तो इतना हमने जाना। दोस्तों, यहाँ पे एक स्थल था। अब हम जानते हैं कि ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी उसमें एक स्थल था गणेश्वर स्थल, जो कि राजस्थान में था। और इसका टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 2800 से 2200 बिफोर क्राइस्ट था। तो इसका मतलब है कि ये सिंधु घाटी से पहले का था। तो दोस्तों, ये जो संस्कृति थी ना, ये ताम्र पट्टी के सिकर झुंझुनू इलाके में थी, यानी कि खत्री ताम्र पट्टी जो है वो राजस्थान में है। वहाँ तांबे के बहुत सारे
तत्व वहाँ पे हैं जहाँ खुदाई करने से बहुत सारे तांबा हम लोग को जहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसके सीकर झुंझुनू एक इलाका है, वहाँ पे ये गणेश्वर संस्कृति पाई जाती थी। कब पाई जाती थी? तो 2800 से 2200 के बीच में पाई जाती थी, बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उपकरण ऐसे मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के उपकरणों से मैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी की कुछ पट्टिकाएँ मिली है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पट्टिकाओं से भी मैच करती है, ठीक है। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं ना, इससे अनुमान लगाते हैं कि ये जो गणेश्वर संस्कृति थी ये तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के एरिया में थी, और उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे राजस्थान में ये संस्कृति निवास करती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत होने से पहले, कुछ पहले, ये संस्कृति वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि इसी ताम्रपाषाण कालीन ये जो गणेश्वर संस्कृति थी, इसमें काले लाल मृदभांड की मतलब का प्रचलन था, यहाँ पे यूज़ होता था। ये जो संस्कृति थी वो कृषिजीवी थी, लेकिन अंशतः कृषिजीवी थी, पूर्णतः कृषिजीवी नहीं थी। मतलब कुछ कुछ जो उत्पादन था वो होता था, और मुख्यतः ये लोग शिकारजीवी थे, शिकार करके ही अपना गुजारा चलाते थे मुख्यतः, ठीक है ना। मुख्य शिल्प क्या था? तो तांबे की वस्तुएं बनाना इसका मुख्य शिल्प था। और इसे अगर हम लोग एक संस्कृति के रूप में देखें और टाइम पीरियड और जगह के हिसाब से देखें, तो टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो संस्कृति थी ना वो प्राक हड़प्पाई संस्कृति थी। इसका मतलब ये है कि इसका टाइम पीरियड देखिए, ये क्या है 2800 से 2200, और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कार्बन डेटिंग के हिसाब से टाइम पीरियड देखें तो वो 2700 से लेकर 1750 BC तक होता है। तो उससे पहले ये जो संस्कृति थी वो आ चुकी थी। और इन सारी चीज़ों से, इन सारे तथ्यों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इन्हीं ताम्रपाषाण, ऐसा मान सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों से ही यहाँ के कुछ लोग जो गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता वाले इलाके में, पंजाब वाले इलाके में जहाँ सिंधु घाटी है, वहाँ पे वहाँ की जो उपजाऊ भूमि है उसका यूज करके एक कृषिजीवी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया होगा, एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किया होगा जो इन संस्कृतियों में नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ फिर सिविलाइजेशन का डेवलप हो गया होगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो फिर इसकी विशेषताएं ये है और इसकी जो असमानताएं हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। बस्तियों के ढांचे से पता चलता है, शव संस्कार से पता चलता है। गणेश्वर संस्कृति के बारे में मैंने बताया कि ये जो संस्कृति थी इसको हम लोग प्राक हड़प्पा की संस्कृति कहते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इस ताम्रपाषाण संस्कृतियों से ही कुछ लोग वहाँ चले गए होंगे। वहाँ पे उपजाऊ भूमि से एक कृषिजीवी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया होगा, और उसी के आधार पर उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का भी निर्माण किया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन की क्या क्या दुर्बलताएं थी, ठीक है। अगर हम इसकी दुर्बलताओं की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो पशुपालन किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ उसके मांस के लिए किया जाता था। उनसे दूध लेने के लिए ये नहीं करते थे, दूध पीने के लिए या फिर घी बनाने के लिए ये उसका यूज़ नहीं करते थे। तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स ये नहीं बनाते थे। और इनमें ऐसी बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जिनमें बस्तर के गोंड भी हैं। उनका ये मानना था कि ये जो पशुओं का दूध होता है ना वो सिर्फ उनके बच्चों के लिए होता है, ठीक है, हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते थे, तो ये भी एक तरह की कमी है। अगर अगला हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत में काली मिट्टी थी और वहाँ पे कपास का उत्पादन होता था, लेकिन सूखे के मौसम में क्या होता था कि ज़मीन की जुताई करने पड़ती है, लेकिन उनके पास न हल था न फावड़ा था, जुताई करने का कोई भी साधन उनके पास था नहीं। वो एक डिगिंग स्टिक होता था उनके पास, एक लकड़ी होता था, उसमें एक पत्थर को छेद करते थे, उस लकड़ी में डाल के उसको मतलब चिपका देते थे किसी तरीके से, और उसी से भार उनको मिलता था, तो उससे वो डिगिंग स्टिक से ज़मीन खोदते थे और उन पर फसल लगाते थे। लेकिन इससे उनको खासा उतना फ़ायदा होता नहीं था। मतलब कितना कोड़ेंगे, उस लकड़ी से कितना कोड़ा जाएगा, कुछ होता नहीं था ज़्यादा। जब तक एज न आ गया, हल फावड़े कुल्हाड़ी लोहे के न बनाए गए, तब तक ये कृषि बहुत ज़्यादा विकसित मात्रा में नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पत्थर के डिगिंग स्टिक से खेती नहीं की जा सकती थी, इसलिए जो मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम महाराष्ट्र वाला इलाका है
काली मिट्टी वाला, यहाँ खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकी, तो ये भी एक तरह की कमी है। अगर उसके बाद हम लोग देखें पश्चिम महाराष्ट्र में क्या था ना कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के शवाधान हम लोग को मिले। तो बच्चों के शवाधान मिलने का यानी उनके शव मिले हैं, कब्र मिले हैं, ठीक है। तो इनके कब्र मिलने का क्या मतलब है? इनका मतलब ये हो सकता है कि ये एक खाद्य अर्थव्यवस्था होते हुए भी बच्चों के वहाँ पे शव मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो पोषाहार की कमी थी या अच्छी चिकित्सा पद्धति यहाँ पे नहीं थी, या एक और हो सकता है कि महामारी का प्रकोप था। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये भी एक तरह की कमी थी। अगर पोषाहार की कमी है तो इसका मतलब ये एक तरह की कमी थी, दुर्बलता थी संस्कृति की। और चिकित्सा का ज्ञान अगर नहीं था तो भी एक तरह की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से शवाधान से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तांबा जो था, अगला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तांबा का इस्तेमाल होता था। तांबा और पत्थर के प्रयोग से चलने वाली ये संस्कृति थी। और तांबा के अलावा यहाँ पे कोई भी धातु मिली नहीं थी, तो जो भी यूज होता था वो तांबा से ही होता था, ठीक है। अब तांबा को हम लोग बहुत सारे चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लचीला होता था, तो हम लोग इसके बहुत हथियार नहीं बना सकते थे। जैसे हल चलाने के लिए हथियार नहीं बना सकते थे, बहुत लचीला धातु होता है ना, तो इसके बस लचीले यूज वाले उपकरण बनते थे। तो इसका खासा यूज बहुत विस्तृत मात्रा में नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ ना कि ये भी एक तरह की दुर्बलता ही मानी जाएगी, कमी ही मानी जाएगी कि यहाँ पे कोई धातु हम लोग को मिली नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे रह गए थे। यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में, चैल्कोलिथिक एज में बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गए थे, जो कि कांस्ययुगीन सभ्यता में कांस्य का खोज होने से बहुत कृषि में उत्पादन बढ़ा और वे लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। और इससे क्या हुआ कि नगरीय क्षेत्रों का वहाँ पे विकास हुआ, जो कि यहाँ पे हो नहीं पाया, ठीक है। इन सारी कमियों की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। कहीं भी अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे कुछ कमी रह जाती है, इसलिए नहीं होता है। तो ये सारी दुर्बलताएं यहाँ पे थी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक और संस्कृति थी, ठीक है, गैरिक मृदभांड की संस्कृति। मृदभांड का मतलब मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, लेकिन ताम्रपाषाणिक एज में एक और मृदभांड पाया जाता था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि काले और लाल मृदभांड पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर पाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गैरिक मृदभांड का मतलब क्या होता है कि सोने के कलर का जो मृदभांड होता था उसको गैरिक मृदभांड कहते हैं। तो इसका क्या केस है, ये देखिए। ये जो गैरिक मृदभांड है ना, वो 2000 से 1500 BC में हम लोग को कहाँ कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश से लेके आंध्र प्रदेश, राजस्थान से लेके बंगाल, गुजरात से लेके उड़ीसा और हरियाणा तक हम लोग को मिला। इसके जो इतने सारे जगहों में कहीं कहीं पे पाया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि यहाँ पे हम लोग को मध्य प्रदेश में गुंगेरिया इलाके में मिलती है। यहाँ पे 424 हम लोग को तांबे के औजार और हथियार मिलते हैं, ठीक है। तांबे की सबसे मोटी ताम्र निधि हम लोग को गैरिक मृदभांड की मिलती है, वो हम लोग को मिलती है जोधपुरा में, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है ना कि ये संस्कृति कहाँ लुप्त हो जाती है, ये आज भी खोज का विषय है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के जो संस्कृतियां थी वो कहाँ पाई गई, किस टाइम पीरियड में पाई गई, उस जगह में कौन कौन सी बस्तियां पाई गई, हर बस्ती में कौन कौन सी विशेषताएं थी, क्या क्या साक्ष्य पाए गए, उनसे हमें क्या पता चलता है। तो इन सारे चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस एज में क्या क्या असमानताएं थी, इस एज की क्या क्या दुर्बलताएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट व्यू ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, ताम्रपाषाणिक संस्कृति या चैल्कोलिथिक एज की हमने देख ली, एक कंप्लीट व्यू, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को मालूम चल गया है, ठीक है ना। तो अब हम इससे आगे बढ़ने के योग्य हो चुके हैं। और इसके समकालीन जो एक सभ्यता चल रही थी पंजाब वाले एरिया में, सिंधु घाटी वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ था, सिविलाइजेशन हुआ था, उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब हम उस सिविलाइजेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि यहाँ के जो लोग थे ना, उन्हीं में से कुछ लोग, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं में से कुछ लोग वहाँ उस एरिया में गए होंगे, सिंधु घाटी वाले एरिया में। वहाँ पे
कांसे का ज्ञान उनको मिला होगा, तो फिर उन्होंने कांसे को बनाया, यूज़ किया, उसका प्रयोग किया, और उसके प्रयोग से उन्होंने खेती वेती सारी चीज़ें की, जिससे एक कृषि अर्थव्यवस्था का उत्पादन हुआ और नगरों का निर्माण भी हुआ। ठीक है, व्यापार वाणिज्य हर चीज़ में डेवलपमेंट जब हुआ तो वे नगरों का निर्माण कर पाए, और इसी तरह से एक प्रथम नगरीय सभ्यता का विकास होता है। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट्स दिए हैं मैं आपको बताऊंगा, और आप भरोसा कीजिए दोस्तों, एनसीईआरटी जो पुस्तक है ना, उससे बढ़िया आज तक हिस्ट्री का कोई पुस्तक हुआ नहीं है। सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है हमारा, कोई भी विद्यार्थी का जो किसी भी प्रोफेशन तक पहुंच चुका है, मान लीजिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो वो इस पुस्तक को एक ना एक बार अवश्य पढ़ता है। तो फिर इस पुस्तक के बेसिस पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसी पुस्तक के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।